हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सूबा शासन के बारे में। बिम्बाजी भोसले के बाद किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई, उनकी मृत्यु के पश्चात चिमड़ा जी कैसे शासक बने, उसके बाद वेंकू जी कैसे शासक बने, तत्पश्चात परसो जी और अप्पा साहब, और उसके बाद जो सूबा शासन है वो समाप्त कैसे होता है और ब्रिटिश अधीन मराठा शासन कैसे लगता है। ये सारी चीज़ों को आज के इस क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। ये सब समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो हमारा वंशावली था रघुजी भोसले का। रघुजी भोसले प्रथम के 4 पुत्र थे। एक थे जानको जी, दूसरे थे मुधो जी, तीसरे थे साबा जी और चौथे थे बिम्बा जी। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको पता होंगी, और आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस देखिएगा ताकि ये चीजें आपको और आसानी से समझ आए। अब जो मुधो जी थे उनके कुल 3 पुत्र होते हैं। एक है आपके कौन, रघु जी द्वितीय, दूसरे हैं चिमड़ा जी और तीसरे हैं व्यंको जी। इसमें से याद रखिएगा, मुधो जी ने रघु जी द्वितीय को नागपुर का सत्ता सौंप दिया, तो नागपुर के राजा बन गए कौन, रघु जी द्वितीय। और बिम्बा जी ने अपना जो है गोद लिया किसको, चिमड़ा जी को। चिमड़ा जी को कौन गोद लेंगे, बिम्बा जी गोद ले लेंगे। ठीक है। बिम्बा जी की 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। अब देखिए, जो बिम्बा जी की मृत्यु होती है तो आनंदीबाई जो है वो सत्ता संभालती हैं, उमाबाई जो है वो सती हो जाती हैं और रमाबाई वन में चली जाते हैं। ये चीजें भी हम लोग देख चुके हैं, कौन सत्ता संभालेगा, कौन सती होगा और कौन वन में चला जाएगा। ठीक। तो बिम्बा जी ने अपने बाद अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था, चिमड़ा जी को नियुक्त किया था। लेकिन चिमड़ा जी प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे, चिमड़ा जी कहाँ रहते हैं, नागपुर में ही रहते हैं। वो यहाँ आपके छत्तीसगढ़ नहीं आते। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ कौन नहीं आएंगे, चिमड़ा जी नहीं आएंगे। ये चीजें क्लियर हैं क्या। इसके पश्चात देखिए, व्यंको जी के बाद हम लोग अगर देखें तो जो रघु जी द्वितीय होते हैं उनके 2 संतान होती है। एक पुत्री होती है जिनका नाम रहता है बानूबाई, और एक पुत्र होते हैं जिनका नाम रहता है परसो जी भोसला। इसके अलावा चिमड़ा जी की कोई संतान नहीं रहती। चिमड़ा जी की अकस्मात रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, उसको भी आज हम लोग समझेंगे किसके कारण हुआ रहता है वो। इसके अलावा जो परसो जी रहते हैं उनकी पत्नी का नाम रहता है दुर्गाबाई। क्लियर है। वेंको जी की अगर बात करें तो वेंको जी के पुत्र रहते हैं, उनका नाम रहता है अप्पा साहब। और जो रघु जी द्वितीय है उनकी पुत्री रहती है बानूबाई, उनका एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है रघु जी तृतीय। याद रखिएगा, रघु जी तृतीय परसो जी के पुत्र नहीं, परसो जी के भांजे हैं। ठीक है। चूंकि परसो जी की जब मृत्यु होती है, दुर्गाबाई का कोई पुत्र नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, दुर्गाबाई जो रहती हैं अर्थात परसो जी की पत्नी, वो रघु जी तृतीय को गोद ले लेती हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये घटनाएं हमारी चलेंगी। यहां तक कहानी क्लियर है। अब जो मेन कैरेक्टर है मैं थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर देता हूं, जो मेन कैरेक्टर हमको याद रखने हैं, बाकी कैरेक्टर आप भूल जाइए। सबसे पहला चीज हमको जानना है जो रघुजी भोसला है, उसके बाद बिम्बा जी हैं, उसके बाद चिमड़ा जी, फिर वेंको जी। तो क्रम कैसे चलेगा, रघु जी के बाद बिम्बा जी शासन करेंगे, बिम्बा जी के बाद अपने उत्तराधिकारी वो नियुक्त करते हैं चिमड़ा जी को। चिमड़ा जी की अकस्मात रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं कौन, छत्तीसगढ़ के वेंको जी। ठीक है। वेंको जी के बाद याद रखिएगा, वेंको जी के बाद टेक्निकली बनना चाहिए उनके पुत्र को, लेकिन टेक्निकली वैसा नहीं होता, क्योंकि वेंको जी को राजा कौन बनाया है, रघु जी द्वितीय बनाया है। तो अब क्या करते हैं, रघु जी द्वितीय अपने बेटे परसो जी को अपने रहते रहते, अपने जीवित रहते हुए परसो जी को क्या करते हैं, वेंको जी के बाद मरने के बाद परसो जी को शासक बना देते हैं, ना कि वेंको जी के बेटे अप्पा साहब को। इसमें अप्पा साहब को थोड़ा सा दुख लगता है। ठीक है। और उनको ये मानना था कि ये फिक्स है, मेरा है, क्योंकि ये मेरे पिता कर रहे हैं, वेंको जी कर रहे हैं, तो ये मुझे मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मिलता किसको है, परसो जी को मिल जाता है। अप्पा साहब इससे थोड़ा सा असंतुष्ट रहते हैं और षड्यंत्र करना चालू कर देते हैं। जब परसो जी की हत्या हो जाती है, परसो जी की भी याद रखिएगा हत्या रहस्यमय तरीके से की जाएगी, गला घोट कर हत्या हो जाती है उनकी। उसके बाद शासक बनेंगे कौन, अप्पा साहब। ठीक है। अप्पा साहब जब परसो जी को मारने वाले रहते हैं, उससे पहले ही रेजिडेंट रहते हैं जेनकिंस, उनसे ये क्या कर लेते हैं, गुप्त रूप से संधि कर लेते हैं, सहायक संधि। ठीक है। और उस संधि के एवज में जो है अंग्रेज इनसे ज्यादा पैसा लेना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, कुछ समय के लिए तो इनको सही लगता है, लेकिन धीरे से क्या होता है, ये पैसा देने से आनाकानी करते हैं। अब रेजिडेंट जेनकिन जो है वो इनसे भिड़ जाता है, सीताबर्डी का युद्ध हो जाता है। सीताबर्डी के युद्ध में याद रखिएगा अप्पा साहब हार जाते हैं और जेनकिन जीत जाता है। अब आ जाते हैं कौन, ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। चूंकि ब्रिटिश अधीन क्यों हो जाता है, तो याद रखिएगा अंग्रेजों का यहाँ अधीन करने का उद्देश्य इस समय नहीं था 1817 में, लेकिन रघु जी तृतीय जो अब राजा बनने वाले हैं वो अल्पायु थे, कम उम्र के थे। तो अंग्रेज बोलते हैं कि अप्पा साहब तो जेल में रहेंगे
और चूंकि रघुजी तृतीय क्या है, अल्पायु हैं, तो उनके बड़े होते तक हम लोग संभाल लेते हैं, और वो जब संभालेंगे उसको कहेंगे ब्रिटिश अधीन मराठा शासन। अब जब रघुजी तृतीय फिर से वयस्क हो जाएंगे तो रेजिडेंट जेनकिंस जो है वो सत्ता फिर से किसको दे देंगे, रघुजी तृतीय को, और इस प्रकार से सत्ता का क्रम चलते रहेगा। आशा है कि ये स्लाइड से आपको कैसे कैसे राजा बनेंगे वो चीजें समझ आ गई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के राजा से, बिंबाजी के परवर्ती शासक अर्थात चिमड़ा जी। चिमड़ा जी का जो शासनकाल था वो 1787 से लेकर 1788 तक था, अर्थात 1 साल। अब इनके बारे में क्या क्या जानना है, तो इनके बारे में कुछ मूल फैक्ट मैं आपको बता दूं। जैसे इनका मूल नाम था खंडोजी। चिमड़ा जी गद्दी पे बैठे तो चिमड़ा जी के नाम से जाने जाने लगे। इनका जो मुख्य नाम था, जो बचपन का नाम था, वो था खंडोजी। और बिंबा जी ने किनको किनको, चिमड़ा जी और वेंको जी को 2 अलग अलग उपाधियां दी थी, एक पद दिया था, ठीक है। तो इनका जो पद था वो था सेना धुरंधर का पद, जबकि इनके छोटे भाई वेंको जी को धुरंधर का पद मिला था, ठीक है। तो इनका मूल नाम था खंडोजी और इनका पद क्या था, सेना धुरंधर, ठीक है। उत्तराधिकारी किसके होंगे, तो बिंबाजी भोसले के उत्तराधिकारी थे। उनके पुत्र नहीं थे, उनके भतीजे थे, याद रखिएगा। लेकिन उन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही इनको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में एक जीर्णोद्धार का काम किया गया है जो इनको महत्वपूर्ण बनाता है, और वो जीर्णोद्धार का काम कौन सा है, सिरपुर का गंधेश्वर महादेव मंदिर, वही महादेव मंदिर जहां से आपको शिवलिंग में तुलसी के पत्ते की जो गंध है वो आती है, तुलसी का गंध आता है, इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, गंधेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। ये अपने जीवन काल में शासन करने के लिए छत्तीसगढ़ नहीं आए, घूमने आए हैं, अपने चाचा के यहाँ आए हैं, चाची के यहाँ आए हैं, लेकिन शासन करने के लिए अपने जीवन काल में छत्तीसगढ़ नहीं आया है। कुछ माह का ही इनका शासन काल था। तो बेसिकली ये कहाँ रहते थे, नागपुर में रहते थे, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1788 को होती है। बड़ी रहस्यमय ढंग से षड्यंत्र द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। क्लियर है, इनकी हत्या करने वाला कोई नहीं रहता, इनका सगा छोटा भाई जो रहता है वो इनका हत्या करवाता है। तो जीर्णोद्धार में कौन सा जीर्णोद्धार कराए थे, ये है आपका जो सिरपुर का गंधेश्वर महादेव मंदिर। इसी गंधेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया था, चिमड़ा जी भोसले के द्वारा कराया गया था, जो कि हुआ होगा 87 से 88 के बीच में, 1787 से 1788 के मध्य। वर्तमान में यह मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। क्लियर है, आपको पोर्ट्रे करने के लिए है कि चिमड़ा जी को रहस्यमय ढंग से कोई हत्या करने इनकी आया था, तो ये आपको दिखलाने के लिए इनकी हत्या कर दी जाती है। नॉर्मल इनका डेथ नहीं हुआ था, 38 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए अब हमारे फिर से स्लाइड में आते हैं जिसमें हम लोग देखे थे, हम लोगों ने देखा कौन सा, चिमड़ा जी के बारे में। अब हम लोग पहुंच जाते हैं उसके बाद के शासक अर्थात वेंको जी। देखिए आपके वेंको जी का जो शासनकाल था वो था 1788 से लेकर 1811 ईस्वी तक, और इनके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले चीज, बिंबा जी ने इनको भी एक उपाधि दी थी, जैसे चिमड़ा जी को सेना धुरंधर की उपाधि प्रदान की गई थी, सेम वेंको जी को धुरंधर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ये स्वयं नागपुर में रहकर छत्तीसगढ़ का शासन चलाने के लिए सूबेदार की नियुक्ति करते हैं। किसकी नियुक्ति करते हैं, सूबेदार। छत्तीसगढ़ को एक सूबा का दर्जा दे देते हैं, और वहां उसको चलाने के लिए किसकी नियुक्ति करते हैं, सूबेदार की नियुक्ति करते हैं, और रतनपुर में सूबा शासन की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये अपने पूरे कार्यकाल में मात्र 3 बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए थे। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार, कितने बार छत्तीसगढ़ आए थे, तो कुल 3 बार ही छत्तीसगढ़ आए थे अपने पूरे कार्यकाल में। 1788 से लेकर 1811 तक टोटल कितने बार छत्तीसगढ़ आए हैं, 3 बार। इनके शासनकाल में 1808 में सेनापति रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और यहां से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के मैप में एक और जगह जुड़ जाता है, वो है संबलपुर। बस्तर पहले ही मराठों के अधीन हो चुका है, लेकिन अभी संबलपुर नहीं जुड़ा था। अब मराठों के कारण संबलपुर वाला जो क्षेत्र है, जिसको हम लोग 1905 में, याद रखिएगा, प्रांतों का पुनर्गठन जब होगा तो उस समय हम लोग इसको वापस देंगे। तब तक हमारा जो ये संबलपुर वाला क्षेत्र है अब मराठों के अधीन आ गया, ठीक है। तो 1808 में सेनापति रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, और इनकी मृत्यु की अगर बात करें 1811 में। वेंको जी की मृत्यु जो है वो बनारस में हो जाती है, ठीक है। वाराणसी जो आप बोलते हैं वही बनारस है, वहां उनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 1811 में। अब इनके द्वारा जो मुख्य रूप से क्या किया गया था, तो वो था सूबा शासन। सूबा शासन के कारण इनको जाना जाता है सूबा शासन। लगाने वाले कौन थे, वेंको जी भोसले। सीधा सीधा एज इट इज पूछ लिया जाता है। और हमारा आज का मुख्य मुद्दा भी कौन सा है, हमारा मुख्य टॉपिक भी कौन सा है, सूबा शासन। तो चलिए सूबा शासन की बात करते हैं। सूबा शासन का जो शासनकाल था
वो 1788 से लेकर 1818 तक था। और इस सूबा शासन में छत्तीसगढ़ में कुल 9 सूबेदार नियुक्त किए गए थे। कितने सूबेदार? 9 सूबेदार। 1788 से लेकर 1818 के मध्य छत्तीसगढ़ में कुल 9 सूबेदार नियुक्त हुए। और 1817 में अप्पा साहब और रेजिडेंट जेनकिंस के मध्य युद्ध हुआ सीताबर्डी का, जिसमें अप्पा साहब हार जाते हैं, जिसके पश्चात ये सूबा शासन समाप्त कर दिया जाता है और ब्रिटिश अधीन मराठा शासन लागू कर दिया जाता है। अब सूबा शासन के बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला चीज, सूबा शासन के समय राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, राजधानी जो थी वो रतनपुर थी। और सूबा शासन के जन्मदाता या सूत्रधार कौन माने जाते हैं? तो व्यंकोजी भोसला माने जाते हैं। व्यंकोजी ही सूबा शासन के जन्मदाता या सूत्रधार माने जाते हैं। सूबा शासन को समाप्त कौन करेंगे? तो याद रखिएगा, रेजिडेंट जेनकिंस। किसके पश्चात करेंगे? तो सीताबर्डी युद्ध में जब अप्पा साहब हार जाते हैं तो रेजिडेंट जेनकिंस जो है वो सूबा शासन को समाप्त करके ब्रिटिश अधीन मराठा शासन रखते हैं। अब देखिए, जो सूबा शासन होता था, इस सूबा शासन में एक पद होता था सूबेदार, सूबे का प्रमुख, सूबादार या सूबेदार होता था। और वो पद जो है वो वंशानुगत नहीं था राजा की तरह कि राजा का बेटा राजा बनेगा। सूबेदार का पद न तो स्थायी था और न ही वंशानुगत था। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि राजस्व के रूप में वसूल कर भोसलों के पास नागपुर भेजने का वादा करता था, उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। पूर्णतः टेंडर रूप में था। जो ज्यादा से ज्यादा आपका राशि क्या करेगा, कलेक्ट करके छत्तीसगढ़ से भेजेगा, उसी को सूबेदार बना देते थे। ठीक है, इस पद के लिए व्यक्ति की प्रतिभा, कुशलता पर कोई विचार नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ विचार होता था कि कौन कितना ज्यादा राजस्व वसूल कर भेज रहा है, कौन कितना भेजने का वादा कर रहा है। उसके हिसाब से फिर उनको पोस्ट दे दिया जाता था सूबेदार का। सूबेदार याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ सूबे का प्रमुख होता था। और ये नागपुर के राजा जो रहते थे वो डिसाइड करते थे कि कौन बनेगा। ठीक है, सूबेदार को अपने पद पर बने रहने के लिए कम समय में अधिक राशि भेजनी होती थी। चूंकि याद रखिएगा, जितना कम समय रहेगा और ज्यादा राशि भेजेगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे जनता का शोषण होना प्रारंभ होगा। ठीक है, तो सूबा शासन में कुल हमको 9 सूबेदार देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नाम है आपका महिपत राव, दूसरा है विट्ठल राव दिनकर, तीसरा भवानी कालू, चौथा केशव गोविंद और पांचवा है बीकोजी पिंडरी। ये जो 5 सूबेदार थे ये व्यंकोजी भोसले के शासनकाल के समय थे। 1811 में जब व्यंकोजी की मृत्यु हो जाती है तो रघुजी द्वितीय जो है अपने पुत्र परसोजी को छत्तीसगढ़ का शासक नियुक्त कर देते हैं। परसोजी के काल में बीकाजी गोपाल नाम के एक आपके सूबेदार नियुक्त होते हैं। इसके पश्चात परसोजी की हत्या हो जाती है रहस्यमय तरीके से और शासक बनते हैं कौन? अप्पा साहब। उनके शासनकाल में 3 सूबेदार सखाराम हरी, सीताराम टांटिया और यादवराव दिवाकर, ये 3 सूबेदार आपको देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर ये रेड कलर में जो है ये व्यंकोजी के समय के हैं, ये परसोजी के समय के हैं और ये अप्पा साहब के समय के सूबेदार हैं। ठीक है, इसमें से एकमात्र सूबेदार कौन से हैं जो 3 अलग अलग शासकों को देखे रहते हैं? तो वो है बीकाजी गोपाल। ठीक है, बीकाजी गोपाल 3 अलग अलग शासकों के शासनकाल में सूबेदार रहते हैं। इनका शासनकाल जो है अस्थिरता का रहता है क्योंकि नागपुर में जो है वो राजा बदलते जा रहे थे। ठीक है, चलिए अब एक एक को समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं महिपत राव दिनकर, जिनका शासनकाल 1788 से लेकर 1790 ईस्वी तक था। लगभग 2 साल का शासनकाल था। प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि ये जब आते हैं तो ये आनंदीबाई के भरोसेमंद थे। ठीक है, बिम्बा जी के सरगुजा अभियान में भी इन्होंने साथ दिया था। तो पहले तो आएंगे तो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे। आनंदीबाई से इनका संघर्ष होगा थोड़ा स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ कुछ फैक्ट पहले जाने। तो महिपत राव दिनकर के बारे में सबसे पहला फैक्ट ये है कि ये छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार किनको माना जाता है? महिपत राव दिनकर को माना जाता है। इसके अलावा इनका सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ था किनके साथ? आनंदीबाई के साथ। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने उस पर और अच्छे से चर्चा की थी। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 17 मई 1790 को यूरोपीय यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर जो है इनके शासनकाल में रतनपुर आए थे। यूरोपीय यात्री कौन? जॉर्ज फॉरेस्टर। ठीक है, महिपत राव दिनकर के शासनकाल में कौन आए थे? जॉर्ज फॉरेस्टर आए थे। क्लियर है। अगले हमारे जो सूबेदार हैं वो हैं विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर का शासनकाल 1790 से लेकर 1796 तक था। 6 वर्षों का शासनकाल था और इनका शासनकाल जो है ये सूबा शासन में सबसे अच्छा काम करने वाले सूबेदारों में माना जाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के द्वितीय नंबर के सूबेदार थे। छत्तीसगढ़ के द्वितीय सूबेदार माने जाते थे।
और इन्हें परगना पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। परगना पद्धति का सूत्रधार अगर पूछा जाए, किसने परगना पद्धति को सोचा, तो वो थे बिंबाजी भोसले। लेकिन उसको इंप्लीमेंट किसने किया, तो याद रखिएगा विट्ठल राव दिनकर जी ने परगना पद्धति को इंप्लीमेंट कराया छत्तीसगढ़ भर में। और जो छत्तीसगढ़ थे उसको परगनों में बांटने का काम करेंगे। कितने परगनों में बांटेंगे? 27 परगने। मैं उसको, हम लोग जब प्रशासन पढ़ेंगे, मराठा प्रशासन, उसमें मैं और अच्छे से आपको बतलाऊंगा। तो परगना पद्धति में बांटने का काम कौन करेंगे? विट्ठल राव दिनकर। तो कुल मिलाकर इन्होंने कलचुरियों के छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में क्या किया? विभाजित किया। संपूर्ण राजस्व को दो भागों में बांट दिया। पहला था भूमि कर और दूसरा था अतिरिक्त कर। जो राजस्व आते थे उसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया कि कौन सा होगा जो भूमि कर होगा, ठीक है, और कौन सा है जो अतिरिक्त कर है। इसके अलावा 13 मई सन 1795 को इनके ही शासनकाल में यूरोपीय यात्री कैप्टन जे.टी. ब्लंट का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। आपको याद होगा कैप्टन जे.टी. ब्लंट, ये कैप्टन जे.टी. ब्लंट वही हैं जो 1795 में अप्रैल में गए थे कहां? भोपालपट्टनम साइड, और उनके कारण हुआ था भोपालपट्टनम विद्रोह। वहां वो घुस नहीं पाए अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में गए थे और वहां वो क्या नहीं कर पाए? बस्तर क्षेत्र में घुस नहीं पाए। तो वहां से रिटर्न होके मई में कहां पहुंचे? रतनपुर पहुंचे। तो कैप्टन जे.टी. ब्लंट का आगमन रतनपुर कब हुआ था? तो 13 मई 1795 को हुआ था। किनके सूबेदारी में हुआ था? तो विट्ठल राव दिनकर के सूबेदारी में हुआ था। ये वही कैप्टन जे.टी. ब्लंट हैं जिनके लिए भोपालपट्टनम विद्रोह हुआ था। ये हम लोग प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। भोपालपट्टनम विद्रोह जो जनजातीय विद्रोह है उसमें हम लोग इसको कवर कर चुके हैं, तो इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा सूबेदार हो गया हमारे विट्ठल राव दिनकर। अब हमारे तीसरे सूबेदार आते हैं भवानी कालू। भवानी कालू कौन है? तो याद रखिएगा ये छत्तीसगढ़ के तीसरे सूबेदार थे। इनका जो शासनकाल था वो 1796 से लेकर 1797 तक था। ये ईयर में बहुत लग रहा है, एक साल का है, लेकिन ये कुछ महीने तक थे, ठीक है। मतलब ये साल भर नहीं थे। मान लो दिसंबर में आए हैं और फरवरी में चले गए, 3 माह, इस टाइप का। तो पूरा एक साल नहीं थे। सबसे जो कम समय के लिए शासन था वो भवानी कालू का था। यानी कि छत्तीसगढ़ के तीसरे सूबेदार कौन है? भवानी कालू हैं, और साथ ही सबसे कम समय तक के सूबेदार भी यही रहे थे। भवानी कालू तीसरे नंबर के सूबेदार और सबसे कम समय तक सूबेदार रहने वाले सूबेदार हैं, ठीक है। इसके पश्चात आते हैं चौथे नंबर पे केशव गोविंद, जिनका शासनकाल 1797 से लेकर 1808 तक था, और ये सबसे ज्यादा समय तक थे। याद रखिएगा, जो जितना ज्यादा समय तक टिका है, इसका अर्थ क्या है कि वो ज्यादा पैसा कलेक्ट कर रहा है और भेज रहा है। इनके समय में शोषण होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। नहीं तो वो अपने पद पर टिके नहीं रह सकते। जितना ज्यादा राजस्व वसूल के भेजते थे, इसलिए वो वहां वाले लोग को क्या करते थे? सेटिस्फाई कर ले रहे थे कि हाँ बढ़िया पैसा भेज रहा है, और उसी कारण इनका पोस्ट जो था वो बचा हुआ था। तो केशव गोविंद के बारे में क्या जानना है? केशव गोविंद के बारे में सबसे पहला चीज, ये छत्तीसगढ़ के चौथे नंबर के सूबेदार थे और सर्वाधिक समय तक ये सूबेदार रहे। केशव गोविंद के शासनकाल में ही यूरोपीय यात्री कोलब्रुक का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। याद रखिएगा, महिपत राव के समय फॉरेस्टर आए थे, ठीक है। इसके अलावा विट्ठल राव के समय जे.टी. ब्लंट आए थे, और केशव गोविंद के समय कोलब्रुक आए हैं, ठीक है। तो यूरोपीय यात्री कोलब्रुक किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ आए? केशव गोविंद। छत्तीसगढ़ की जनता पर पिंडारियों का जो आक्रमण था वो ज्यादा बढ़ चुका था, तो उससे भी रक्षा किसने किया था? केशव गोविंद ने। केशव गोविंद और पिंडारियों का संघर्ष अच्छा खासा चला था, जिसमें ये छत्तीसगढ़ की जनता का पिंडारियों से आक्रमण में रक्षा करते हैं। इसके अलावा 1808 में इनके ही शासनकाल में रामचंद्र बाग ने संबलपुर पर भी अधिकार स्थापित कर लिया। इनके शासनकाल जो चल रहा था, रतनपुर में ये सूबेदार थे, तो रामचंद्र बाग जो है वो सेनापति थे नागपुर के, वो संबलपुर पर चढ़ाई कर देते हैं और संबलपुर पर अधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो किनके शासनकाल में हुआ था? केशव गोविंद जब सूबेदार थे उनके शासनकाल में। क्लियर है? इसके पश्चात एक नाम मिलता है बीकोजी पिंडरी का। बीकोजी पिंडरी का शासनकाल 1808 से 1809 तक था, और इनका सिर्फ नाम आपको जानना है क्योंकि बीकोजी पिंडरी कहा जाता है कि ये पिंडारी हुआ करते थे, और केशव गोविंद के बाद ये क्या बने? आपके सूबेदार बने। इनके द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है, बस ये क्रम में नाम आपको जानना है। बीकोजी पिंडरी किसके बाद आते हैं? तो केशव गोविंद के बाद। अब मैं आपको पहले ही बताया था, जो 5 सूबेदार थे ये वेंको जी के शासनकाल के समय थे, ठीक है। अब वेंको जी की मृत्यु हो जाती है 1811 में। 1811 में जैसे ही वेंको जी की मृत्यु होगी तो रघु जी द्वितीय क्या करते हैं? अपने पुत्र परसो जी को
छत्तीसगढ़ का शासक नियुक्त कर देते हैं। तो वेंको जी के बाद शासक कौन बनेंगे छत्तीसगढ़ के शासक? परसो जी। जब परसो जी शासक बनेंगे तो उनके पश्चात क्या होगा, ये जो अप्पा साहब हैं, अप्पा साहब बहुत आहत होंगे कि राजा मुझे बनना था। जाहिर सी बात है, अपने पिता, उनके पिता शासक थे तो उनको लगा कि शासक नहीं बनूंगा, और वो परसो जी से क्या हो गए, गुस्सा थे, मतलब इनको वो षड्यंत्र पूर्वक मारना चाहते थे। अब हमारे परसो जी में आते हैं। जो परसो जी हैं, ये देखिए परसो जी भोसला का शासनकाल 1811 से लेकर 1817 तक था। जब तक इनके पिता जीवित थे तब तक इनको भी जीवित रखा गया था, क्योंकि रघु जी द्वितीय जो थे वो नागपुर के राजा थे, तो इनको कोई कुछ नहीं कर सकता था, इनके पिता खुद राजा थे। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं परसो जी भोसला के बारे में। देखिए, वेंको जी की मृत्यु के पश्चात नागपुर के राजा रघु जी द्वितीय ने छत्तीसगढ़ प्रशासन अपने हाथ में ले लिया, और 22 मार्च 1816 को रघु जी द्वितीय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। प्रशासन जो था वो नागपुर का अपने हाथ में रखे थे, और साथ ही छत्तीसगढ़ वाला जो था वो किसको दे दिए थे, आपके परसो जी भोसला को। ठीक है, रघु जी द्वितीय का एकमात्र पुत्र परसो जी, जिनका एक और नाम था बाला साहब। ठीक है, वेंको जी के पुत्र का नाम अप्पा साहब, जबकि परसो जी का नाम बाला साहब था, जो 38 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। ये थोड़े से अशक्त थे, ठीक, फिजिकली आपके हैंडीकैप्ड थे। तो परसू जी जो है वो अशक्त थे, अर्थात दिमागी और शारीरिक दृष्टि से प्रशासन करने लायक नहीं थे। और ये चीजें कौन सोचता था, अप्पा साहब, की अगर ये दिमागी और शारीरिक रूप से ये स्वस्थ नहीं है, प्रशासन करने लायक नहीं है, तो इसको राजा क्यों बनाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं उसमें रघु जी द्वितीय ने अपने मृत्यु के पूर्व अपने भाई वेंको जी के पुत्र अप्पा साहब को बुलाकर समझाया कि वह उसके कमजोर पुत्र का ध्यान रखे और उसे शासन में सहयोग प्रदान करे। कौन बोल रहे हैं, रघु जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, तो अप्पा साहब को। अप्पा साहब कौन है, रघु जी के सबसे छोटे भाई वेंको जी के पुत्र, अर्थात रघु जी द्वितीय के भतीजे हैं। तो अपने भतीजे को समझा रहे हैं कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, शासन में उसका सहयोग करना। ठीक, परसो जी ने गद्दी पर बैठते ही प्रशासन का दायित्व तो अप्पा साहब को सौंप दिया। राजा भी बन गया कौन, हमारे परसो जी। उसके बाद वो राजपाट में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो प्रशासन का पूरा दायित्व जो है वो ऑलरेडी किसको दे चुके हैं, अप्पा साहब को। भाई आप देखो, आप बढ़िया करते हो, तो मारने का जरूरत नहीं था। लेकिन अप्पा साहब इतना में खुश नहीं है, वो सहयोगी बनकर रहना नहीं चाहते थे, वो राजा ही बनना चाहते थे। तो 27 अप्रैल 1816 को अप्पा साहब ने अंग्रेज अधिकारी जो था जेनकिंस, उनसे वो क्या कर लेते हैं, गुप्त सहायक संधि कर लेते हैं। किनसे, जेनकिंस से। कब, 27 अप्रैल 1816 को। और उसके बाद 1 फरवरी 1817 को अप्पा साहब के इशारे पर परसो जी का गला घोटकर हत्या कर दिया गया। ठीक है, अप्पा साहब के लोगों के द्वारा किया गया था। किसकी हत्या कर दी गई थी, परसो जी भोसला की। वो सो रहे थे, उनकी गला घोटकर हत्या कर दी गई। इस प्रकार से परसो जी भोसला की क्या हो जाती है, मृत्यु। इसमें 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। पहला पॉइंट है 27 अप्रैल 1816 का, जब अप्पा साहब अंग्रेज अधिकारी जेनकिंस से क्या करते हैं, सहायक संधि, उनसे एक ट्रीटी करते हैं। और इस ट्रीटी में क्या रहता है, टैक्स का डिमांड रहता है कि हम लोग आपका मदद करेंगे अगर आप राजा बनते हैं। जो परसो जी हैं उनकी हत्या भी कर देते हैं, उसके बाद राजा बनते हैं, तो हम अंग्रेज अधिकारी कोई भी आपके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे। इसके एवज में आपको हमारे साथ सहायक संधि करनी पड़ेगी, आपको हमारी सेना रखनी होगी। ठीक है, जो वेलेजिली की सहायक संधि थी वो लागू कर रहे हैं कौन, हमारे जेनकिंस जी। अब ये सहायक संधि करेंगे कौन, अप्पा साहब। और सहायक संधि का आपको पता होगा कि इसमें आप स्वयं की सेना नहीं रखेंगे, आपकी सेना कौन रहेगी, हमारी अंग्रेजी सेना रहेगी, जिसको आप पैसा देंगे। ये वाला जो इंडियन आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं वेलेजिली की सहायक संधि, वही सहायक संधि कौन कर लिए हैं, अब अप्पा साहब। इसका नुकसान ये होगा कि जब अप्पा साहब विरोध करने जाएंगे, अंग्रेजों से सीताबर्डी का युद्ध करने जाएंगे, तब अप्पा साहब हार जाएंगे। रीजन, क्योंकि इनके पास इनके खुद की ठीक ठाक सेना नहीं थी। पूरी सेना किसकी हो जाएगी, अंग्रेजों की। इसके बाद दूसरी जो घटना है वो है 1 फरवरी 1817 को, जब अप्पा साहब, ये मान के चलिए कौन है, अप्पा साहब है, इनके इशारे पर ही परसो जी की गला घोटकर हत्या कर दी गई। अब चूंकि इनकी गला घोटकर हत्या कर दी गई है और अभी कोई शासक बचे नहीं है, तो हमारे अब शासक कौन बनेंगे, नागपुर में बनेंगे अप्पा साहब। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में इनके शासनकाल में जो सूबेदार थे वो थे बीकाजी गोपाल। इन्होंने वेंको जी को भी देखा है, इन्होंने अप्पा साहब को भी देखा है, और इन्होंने परसो जी को भी देखा है। 3 अलग अलग शासकों को इन्होंने देखा है। बीको जी गोपाल का जो शासनकाल था वो 1809 से 1817 तक था। ये तब छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे। इनके समय में क्या क्या घटनाएं हुई,
तो इनके समय में सबसे पहला चीज, पिंडारियों का छत्तीसगढ़ पर हमले और लूट की घटनाएं जो थी वो सर्वाधिक हुई। पिंडारियों का दमन भी यही करेंगे, सबसे ज्यादा इनके ऊपर पिंडारी लोग आक्रमण करेंगे, तो पिंडारियों का दमन भी कौन करेंगे? आपके बीकाजी गोपाल। केशव गोविंद के शासनकाल में याद रखिएगा, पिंडारियों का दमन आक्रमण हुआ था, लेकिन उससे रक्षा हो चुका था। यहाँ पे पिंडारी और आक्रामक रूप से छत्तीसगढ़ पर हमले और लूट की घटनाएं करेंगे। बीकाजी गोपाल जी ने सरगुजा रियासत के उत्तराधिकार के युद्ध में भी हस्तक्षेप किया था। वहां पे ऑलरेडी चल रहा था डिस्प्यूट उत्तराधिकार को लेकर, उसको भी इन्होंने क्या किया था? ठीक कराया था। इसके अलावा इनके शासनकाल में जो घटनाएं होती हैं उनको मैं आपको बता दूं, 3 अलग अलग शासक मर जाते हैं। इनके छत्तीसगढ़ में सूबेदार रहते ही कौन कौन से? तो 1811 में सबसे पहले मरते हैं कौन? भोसला शासक वेंको जी। वेंको जी की मृत्यु होती है 1811 में, तब छत्तीसगढ़ के ये सूबेदार थे। तो अगर आपको पूछा जाए छत्तीसगढ़ में वेंको जी के मृत्यु के समय सूबेदार कौन थे, तो बीकाजी गोपाल थे। इसके अलावा 1816 में नागपुर के भोसला शासक रघु जी द्वितीय की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस समय भी ये क्या थे? छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे। और साथ ही 1817 में नागपुर में भोसला शासक परसो जी की भी रहस्यमय तरीके से हत्या कर दिया जाता है। उस समय भी कौन थे? ये छत्तीसगढ़ के सूबादार थे, सूबादार या सूबेदार। ठीक है, कुल मिलाकर अपने सूबेदार पद में रहते हुए इन्होंने नागपुर के 3 अलग अलग शासकों की मृत्यु को देखा था। वेंको जी की मृत्यु, रघु जी द्वितीय की मृत्यु और साथ ही परसो जी की मृत्यु। और 1817 में अप्पा साहब नागपुर और उसके अधीनस्थ राज्य छत्तीसगढ़ के शासक बन गए। और उस समय जब वो शासक बनते हैं तो बीकाजी गोपाल को हटा देते हैं और अपने भरोसेमंद व्यक्तियों को सूबेदार नियुक्त करते हैं। तो अब फिर से हम लोग मेन चार्ट में आते हैं। मेन चार्ट में अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग परसो जी तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले बिंबाजी शासक बने, फिर चिमड़ा जी बने, फिर वेंको जी बने और वेंको जी के बाद रघु जी द्वितीय के पुत्र परसो जी। अब रघु जी द्वितीय के पुत्र परसो जी की हत्या करवा चुके हैं कौन? अप्पा साहब। अब शासक कौन बनेंगे? हमारे अप्पा साहब। अप्पा साहब भोसले का जो शासनकाल था वो 1817 से 1818 तक था, अर्थात 1 साल ही शासन रहा। इन 1 सालों में क्या क्या घटनाएं हुई थोड़ा सा उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज, अप्पा साहब भोसले कौन थे? तो वेंको जी के पुत्र थे। ठीक है, आपको याद होगा जो वेंको जी हैं उन्होंने भी रहस्यमय तरीके से चिमड़ा जी की हत्या कराई थी। सेम आपके अप्पा साहब भी गद्दी में बैठने से पहले अपने भाई परसो जी की रहस्यमय तरीके से हत्या करके ही ये शासक बने। ठीक, अप्पा साहब जो थे वो महत्वाकांक्षी और खर्चीले व्यक्ति थे, इसलिए इन्होंने सूबेदारों पर ज्यादा वसूली करने का दबाव बढ़ रहा था। ठीक है, इनके समय में जितने सूबेदार हुए सबको ज्यादा ज्यादा और पैसा लाओ और पैसा लाओ, इनका बस यही डिमांड था, जिससे वे क्या हो रहे थे? असमर्थ हो रहे थे। अब जब पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सीधा बोलते थे भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, पोस्ट हटो। अर्थात शीघ्रता से सूबेदार को हटाकर नए सूबेदार नियुक्त किए जा रहे थे। इसलिए जो अप्पा साहब का शासनकाल था वो सूबा शासन जो है वो लूट का शासन के नाम से जाना जाने लगा। पहले जो सूबेदार थे वो थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक काम करा ही ले रहे थे, लेकिन जब अप्पा साहब आए और लास्ट के जो 3 सूबेदार आए, ठीक है, इनके शासनकाल में याद रखिएगा कुल 3 सूबेदार नियुक्त हुए थे, वो लास्ट के जो 3 सूबेदार थे वो लोग हद ही पार कर दिए। इसके अलावा अप्पा साहब अंग्रेजों के साथ की गई संधि से प्रसन्न नहीं थे और अंग्रेजों के विरुद्ध भी अब क्या करने लगे? षड्यंत्र। पहले तो कर लिए संधि उस टाइम क्योंकि इनको राजा बनना था, लेकिन जब राजा बन गए तो वो जब टैक्स लेते थे तो इनको खराब लगता था और वो अब अंग्रेजों से भी क्या थे? खुश नहीं थे। उनके विरुद्ध ये क्या करने लगे? षड्यंत्र करने लगे, आदमी जुटाने लगे। अब क्या करेंगे? अंग्रेजों के विरुद्ध ये सीताबर्डी का युद्ध चालू कर देंगे। कब? 26 नवंबर 1817 में। डेट याद रखिएगा 26 नवंबर 1817। ये 1817 एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे ताकि 1818 में इनका शासन समाप्त होगा। तो 26 नवंबर 1817 में सीताबर्डी के युद्ध में अंग्रेजों ने अप्पा साहब को पराजित कर दिया। इसके बाद की घटनाएं हम लोग और देखेंगे। तो सबसे पहले इनके शासनकाल में 3 सूबेदार हुए, उनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सूबेदार आपको मिलता है इनके शासनकाल का, वो है सखाराम हरि, और क्रम में देखें तो 7वें क्रम के सूबेदार हैं। सखाराम हरि के बारे में क्या जानना है? ये छत्तीसगढ़ में इतने बदनाम थे मराठा शासन में कि मराठा काल में छत्तीसगढ़ में घूसखोरी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, ये खुद घूसखोरी के आरोप में पकड़ाए हुए थे। ठीक है, एक व्यक्ति को इन्होंने कहा था कि तुम्हारा जॉब मैं लगवा दूंगा और उनसे पैसा ये ले लिए थे। उनका जॉब अब लगा नहीं रहे थे, टरका रहे थे उनको। ठीक है, इसलिए इन्हें रतनपुर के एक व्यक्ति ने गोली मार दी। जिससे पैसा लिए थे
वो पैसा भी वापस नहीं कर रहे थे, साथ ही उनका काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसे नौकरी का झूठा आश्वासन दिया था। तो रतनपुर के जो व्यक्ति थे उन्होंने इसको रास्ते में ही गोली मार दी। अब इसके बाद जो शासक आएंगे, सूबेदार आएंगे, याद रखिएगा, उनका नाम रहता है सीताराम टांटिया। ये 1817 में आएंगे। अब याद रखिए, ये जब आए हैं, इनसे पहले वाला जस्ट सूबेदार को गोली मारकर हत्या कर दिए हैं रास्ते पे चलते। तो इनका हिम्मत होगा, सूबेदार पद में है, ये भी पैसा कलेक्ट करने ही आए हैं, मार्केट घूमने जाएंगे, आराम से टहलेंगे? नहीं, ठीक है। इन्हें अपने जो पूर्ववर्ती सूबेदार है उनकी दुर्गति का पता था, अतः किले से बाहर ही नहीं निकलते थे। इनको पता था कि मैं निकलूंगा, लोगों से पैसा तो ऐसे भी लेना है, मार ही देंगे मेरे को, अच्छा एक काम करता हूं, सेफ रहता हूं, ठीक है। तो अब निकलेंगे नहीं, आदेश देंगे नहीं, तो कर वसूली कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाते। इसलिए कर वसूली करने में असफल होने के कारण इनकी जगह फिर नए सूबेदार यादवराव दिवाकर को रतनपुर सूबेदार बनाकर भेजा गया और सीताराम टांटिया का यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखिए, इनको जब निकाले हैं और यादवराव दिवाकर को सूबेदार बनाए हैं, उसी मध्य होता है 26 नवंबर 1817 का डेट, जहां होता है सीताबर्डी का युद्ध। अभी ये जो सीताबर्डी का युद्ध हो रहा है, इस समय छत्तीसगढ़ के सूबादार कौन है? तो याद रखिएगा, यादवराव दिवाकर। छत्तीसगढ़ में हम नए सूबेदार लग चुके हैं, यादवराव दिवाकर। और ये 26 नवंबर 1817 का ऐतिहासिक सीताबर्डी का युद्ध है, जो अप्पा साहब, इधर ये मराठे अप्पा साहब वर्सेस अंग्रेज अधिकारी जेनकिंस के मध्य हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में याद रखिएगा, सीताबर्डी का युद्ध निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों के लिए, मराठों के लिए। सीताबर्डी का युद्ध अप्पा साहब हार जाते हैं और उसके पश्चात अप्पा साहब को बंदी बना लिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। अब आते हैं हमारे अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर के ऊपर। जो सीताबर्डी का युद्ध उधर चल रहा था, ये छत्तीसगढ़ में आपके क्या थे? सूबादार थे। यादवराव दिवाकर को पता चल गया कि सीताबर्डी का युद्ध हुआ है, भैया साहब हार चुके हैं, अप्पा साहब हमारे, तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे ऊपर से आदेश आएगा उसको फॉलो करना है, ठीक। तो यादवराव दिवाकर का शासनकाल 1817 से 1818 तक था और ये छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार के रूप में जाने जाते हैं। ब्रिटिश अधिकारी जो रेजिडेंट जेनकिंस थे, उन्होंने सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। अब चूंकि सूबा शासन ही समाप्त हो गया, सूबा पद्धति समाप्त हो गया, तो ये क्या करेंगे? इनका पद भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अपना जो डॉक्यूमेंट रहता है या जो भी छत्तीसगढ़ सूबा के हेड का रहता है, वो सारा चीज इन्होंने किसको देंगे? तो ये अपने जो आने वाले अधीक्षक रहेंगे, प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन? कैप्टन एडमंड, उनको ये सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। और इस प्रकार से क्या होगा? हमारा जो सूबा शासन है वो समाप्त होकर कहां चला जाएगा? अब हम लोग पहुंचेंगे ब्रिटिश अधीन मराठा शासन, ठीक है, जिसमें हमारे ब्रिटिश अधीक्षक छत्तीसगढ़ पर शासन करेंगे और कुल 6 ब्रिटिश अधीक्षक आते हैं। उसको हम लोग आगे की स्लाइड में और जानेंगे, अगली क्लास में जानेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या जाना कि हमारे जो बिंबाजी भोसले थे वो रघु जी के बाद शासक बने, बिंबा जी के बाद चिमड़ा जी बने, चिमड़ा जी के बाद वेंको जी, और वेंको जी के बाद पुरसा जी, पुरसा जी के बाद अप्पा साहब। अप्पा साहब से सत्ता जो जाएगी वो कहां जाएगी? अब रेजिडेंट जेनकिंस, ठीक है, ये ब्रिटिश अधीन मराठा शासन होगा। उसके बाद जब रघु जी तृतीय जो हैं ये अल्पवयस्क से बड़े हो जाएंगे, इनकी आयु हो जाएगी, तो जेनकिंस जो है ये सत्ता को हस्तांतरित कर देंगे, फिर से वो पुनः मराठा शासन के रूप में जानते हैं। तो ये हमारा सूबा शासन था। अब सूबा शासन के बारे में कुछ समीक्षा देख लेते हैं, सूबा शासन में होता क्या था थोड़ा सा उसको, ठीक है, ताकि सूबा शासन आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, बिंबा जी जो थे उनकी मृत्यु के बाद स्थापित सूबा शासन आतंक, अव्यवस्था, अराजकता और अनिश्चय का काल था। सूबा शासन के संस्थापक कौन थे? वेंको जी। वेंको जी सूबा शासन क्यों लगाए थे? तो उनको इंटरेस्ट था नागपुर में, ठीक है। वेंको जी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ से पैसा मिले, जितना ज्यादा पैसा मिलेगा, रघु जी की दावेदारी, जो रघु जी द्वितीय थे उनकी दावेदारी को मैं कम करूंगा, मैं राजा बनूंगा, उनका पहले से था, उनको कुछ हटा नहीं पाए, पूरा शासन किए रघु जी द्वितीय, लेकिन इनका उद्देश्य वही था, इनका वेंको जी का। इसलिए सूबेदार यहां नियुक्त किए ताकि वो पैसा कलेक्ट करके आए और वो पैसे से जो नागपुर दरबार है वहां के मंत्रियों को खरीदा जा सके। इन्होंने छत्तीसगढ़ के शासन में कोई रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ तथा सूबेदारों को केवल शतरंज के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया और व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहे। अप्पा साहब इनके बाद जो आते हैं, ठीक है, इनके पुत्र, वो महत्वाकांक्षी और खर्चीले व्यक्ति थे। उन्होंने सूबा शासन का सर्वाधिक दुरुपयोग किया। इन्होंने सूबेदार से ज्यादा राजस्व वसूलने का दबाव बढ़ा दिया, जिससे वे असमर्थ हो गए और कम समय में ज्यादा पैसा लाने बोलेंगे तो वो गलत
कार्य भी करना प्रारंभ कर देते हैं, घूस लेना, ठीक है, ताकि वो पैसा वहां से भी आ जाए। मान लो तुमको सैनिक बना दूंगा, पैसा दे दो इतना, तो उस टाइप का वो भी काम कर रहे थे। अतः शीघ्रता से क्या हुआ, जितने भी सूबेदार थे उनको पद से हटाता जाया गया और नया सूबेदार नियुक्त तो करते गए, क्योंकि वो असमर्थ थे। अब कम समय में ज्यादा, तुरंत बोले 1 महीना है 2 लाख ला के दो, भैया वो कर ही नहीं पा रहा है, अब नहीं कर पा रहा है, तुम नहीं, कोई दूसरा आएगा वो करेगा। जितने भी हैं वैसे ही आते गए और जाते गए। ठीक, पहले आप ध्यान देंगे तो वेंको जी के समय में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही अप्पा साहब आए ये सारी चीजें होनी बढ़ गई। सूबा सरकार जो था वो लूट सरकार के नाम से भी जाने जाने लगी, और यह 3 अंतिम सूबेदारों के संबंध में पूरी तरह से प्रचलित हो चुकी थी। 3 अंतिम सूबेदार कौन कौन से, सखाराम हरी, सीताराम टांटिया और यादवराव दिवाकर। इन तीनों के में तो ये फिक्स हो गया था कि ये सिर्फ लूट की सरकार है, सूबा सरकार लूट की सरकार। ठीक, तो इससे क्या होता है हमको स्पष्ट, कि इससे स्पष्ट है कि मराठा शासन दिन प्रतिदिन अपनी लोकप्रियता खोता जा रहा था और सूबेदार प्रजा का शोषण ही करते रहे। याद रखिएगा, मराठा शासन की नींव रखे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जब मराठा शासन की नींव रखी थी तो उनका एक उद्देश्य था स्वराज, हिंदवी स्वराज्य। लेकिन अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो मराठा साम्राज्य है इसमें सूबेदार के पद के कारण मराठा की जो ग्लोरी है वो धीरे धीरे धूमिल होती जा रही है। ठीक है, अपनी लोकप्रियता यह है जो खोता जा रहा है। संभवतः ये जो था वो सूबेदारों की गलत नियुक्ति के कारण होता था। अगर सूबेदार सुलझे हुए व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, थोड़ा दिमाग से काम लेने वाले व्यक्ति रहते तो शायद शोषण कम होता। ठीक है, जनता की कठिनाई को उनका कोई सरोकार नहीं था, फलस्वरूप आम जनता जो थी वो अत्यंत क्षुब्ध और दुखी थी। और इस पर सूबा शासन की समीक्षा में चिसम जी ने लिखा है कि सूबा शासन काल में यहाँ केवल पीड़ा, आतंक और लूट खसोट आदि का ही बोलबाला रहा, और इस क्षेत्र को सत्ता संघर्ष में लगे मराठा की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। सूबा शासन छत्तीसगढ़ के लिए एक अत्यंत अप्रिय, अस्वाभाविक, अनुत्पादक एवं अरचनात्मक होने के साथ साथ इसके विकास में बाधक था। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने सन 1818 में ये जो सूबा शासन है उसको समाप्त कर दिया। और ये जो समीक्षा है ये कौन बताए हैं, तो चिसम जी बताए हैं। और जाहिर सी बात है 1800, मैं मानता हूं कि सूबा शासन लूट खसोट का शासन था, लेकिन ये समाप्त करने के लिए जस्टिफाई करेंगे तब तो अपना शासन को वो ग्लोरीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास में हम लोगों ने अभी तक देखिए सूबा शासन में आज हम लोगों ने जाना वेंको जी भोसले और सूबेदारों की नियुक्ति। कुल हमारे 9 सूबेदार, जिनके नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कौन कौन से सूबेदार होंगे, किनके बीच क्या क्या घटनाएं होंगी, कौन कौन से यूरोपीय यात्री आएंगे, सारी चीजें। अगली क्लास में हम लोग ब्रिटिश अधीक्षकों के बारे में बनेंगे और उसके पश्चात हम लोग पुनः हम जो भोसला शासन है उसमें जिलेदारों के बारे में जानेंगे। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ ही हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर पर भी है और साथ ही एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है। एप्पल स्टोर पर एपेक्स नाम से ऐप में आपको मिल जाएगा, और ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे ब्रिटिश अधीन भोसला शासन। आशा है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।